मनीष गुप्ता, आपसे बात शुरू करूंगा। जनता को लगा कि हमने वोट दे दिया, इतना वोट दे दिया कि झोली में ना समाए, और उसके बाद भी ये स्थिति, वरना बजट पास करना और लाल बत्ती गाड़ी में घूमना और पेस्ट्री वगैरह, काजू वगैरह मीटिंग्स में खाना, इतने भर के लिए तो बहुत छोटा बहुमत चाहिए होता है सरकार के लिए, नहीं टेंडर एंडर करने के लिए तो छोटी बहुमत की सरकार होती है। ये वैसी सरकार तो नहीं बनाई जनता ने, वैसे वोट तो दिया नहीं। फिर भी अगर यही स्थिति है, बंगाल झुलस रहा है उसी राजनीतिक हिंसा में, तो जिम्मेदारी किसकी ठहराएं? अभी किताब सर, स्थिति ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट तो हुआ नहीं है, उसकी एक फीलिंग आई है। जो वहां वर्तमान प्रशासन है उसको ये मैसेज ममता बनर्जी द्वारा दिया गया कि मैंने अभी सरेंडर नहीं किया, मैं कुछ भी कर सकती हूं और देश की राजनीति में कुछ भी संभव है। ये मैसेज उन्होंने हाथ ढीले किए हैं, और ये एक्सपेक्टेड है। ममता बनर्जी ये बता देना चाहती है कि बीजेपी, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार में नहीं है, ये बंगाल है। यहाँ इतनी मुश्किलें पैदा कर दूंगी कि याद रखोगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मेरे ख्याल आपने किसी डिबेट में चर्चा की थी कि बंगाल में जो सीटें कांग्रेस ने जीती है और संस्कृत मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, वो सारे वही की वही सीटें हैं जो बॉर्डर की सीटें हैं। यानी हमारे 2500 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में जो बांग्लादेश और बंगाल का मिलता है, उसमें मेजर एरिया वो है जहां पे टीएमसी जीती है। तो आप समझिए इसके क्या मायने निकलते हैं। ठीक है, अभी जो है इससे आगे भी होने चाहिए। ठीक है मनीष जी, अभी रुकना होगा। मनीष जी ने जो बात की उसमें दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं, फिर आलोक पांडे के पास जाऊंगा। अव्वल तो ये समझ लीजिए कि आज विधानसभा विसर्जित हो गई, ठीक, सब लोग हिंदी में समझ लो, नहीं तो इसमें भटकते रहोगे। आज विधानसभा विसर्जित हो गई, ना मुख्यमंत्री बचे, ना सरकार बची, ना विधायक बचे, सब भूतपूर्व हो गए। इस्तीफा दें नहीं दें उससे कोई मतलब नहीं, कि ममता जी ने मैसेज दे दिया कि मैं कुछ भी कर, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। ओके, संवैधानिक तौर पर सत्ता आ गई गवर्नर के पास। गवर्नर का मतलब केंद्र सरकार के पास सत्ता आ गई एज ऑफ नाउ। सत्ता, शासन कभी भी अनुपस्थित नहीं रहता मनीष जी, हमेशा ध्यान रखो। बारिश हो तो और आग लगे तो, विस्फोट हो तो और सत्यनारायण कथा हो तो, शासन हमेशा रहता है, निरंतरता में रहता है। ये बात समझ लो सब लोग। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता बोले गुड्डू आए नहीं और पप्पू चले गए तो खाली है घर, ऐसा नहीं होता ना। निर्मल जी के पास आऊंगा तो वो बताएंगी। और कल ही चुनावी आचार संहिता हट गई, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता है बंगाल के, बाकी सारे राज्यों में हट गई, बाकी पूरे बंगाल में हट गई। इसलिए अब ज्ञानेश कुमार का भी कोई लेना देना नहीं कि हम उनसे पूछे, नहीं तो उनसे पूछ लेते। ये गोल गोल बात ठीक नहीं है। जनादेश मांगा है तो कंधा मजबूत रखिए, आएंगे देखेंगे करेंगे, अभी तो हम आए नहीं हैं, अभी तो हम कपड़े प्रेस करा रहे हैं, फिर आएंगे, ये सब थोड़ी चलेगा भैया। अगर यही करना है, आदमी को मरना है, तो फिर बदलाव किस लिए? ये प्रश्न बड़ा है। आलोक पांडे जी, मूल प्रश्न वही, ममता बनर्जी की गलती है, वो क्या कर सकती हैं आपको पता नहीं। वो बॉर्डर के पास से जीती, बॉर्डर के दाएं से जीती, बॉर्डर के बाएं से जीती, मालदा में जीती, मुर्शिदाबाद, इन सब बातों कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ है? ये और चुटकुला बराबर, सबको पता है इन बात का क्या मतलब। लेकिन जिनको जिम्मेदारी है, जिनके पास, बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मुख्यमंत्री नहीं होता, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर पावर होल्ड करता है। फिर ऐसा कैसे हो रहा है? क्या ये कह के छोड़ देंगे भाई ममता बनर्जी बहुत विचित्र है, आप जान लो, अब तो कम से कम 6 महीने तो वो बवाल करेंगी, क्या ऐसा कह के छोड़ दें? आलोक पांडे,
सर ममता बनर्जी को तो बहुत दिनों से छोड़ा ही जा रहा है। उन्होंने संविधान को तो बहुत लंबे समय से धत्ता बता रही है। भारत की सरकार ने राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया, मैं मानता हूँ वही गलती थी भारत सरकार की। उस समय उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, भारत सरकार ने नहीं किया। आज जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है और फिर भी अगर भारत की सरकार और बंगाल की होने वाली सरकार अगर फिर भी उपद्रवियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही तो गलती फिर भारत सरकार की है और भारतीय जनता पार्टी की है। आप समझिए, भारत का जब नया पार्लियामेंट बना हुआ है, दंड रखा मोदी जी ने, तो मैं समझता तो दंड इसलिए रखा गया है कि विधि का शासन भारत के हर कोने पर होगा, और अगर विधि का शासन बंगाल में नहीं लागू हो पा रहा तो जिम्मेदारी एक जीती हुई पार्टी की है। अगर उनके संभावित होने वाले मुख्यमंत्री के पीए की हत्या हो जाती है तो बंगाल ने जनमत किस बात के लिए दिया था? इसी हत्याओं के लिए। मैं उस पहले दिन से चिंता जता रहा हूं जिस दिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मात्रा में जीती। मैं संभावित हिंसा उस दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अत्यधिक बड़ी जिम्मेदारी है। अरे 2.5 लाख नहीं 10 लाख आप और सोल्जर उतार दीजिए ना, क्या दिक्कत है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आप चुनाव जीत गए, उसके बाद अगर उपद्रवी तत्व आपको चुनौती देते हैं तो उनको मकबूल जवाब अगर नहीं मिलता तो विधि के शासन की बात कहना भारत में फिर बहुत कठिन हो जाएगी। बंगाल की जनता ने विधि के शासन के लिए वोट दिया 93% लोगों ने। तो अगर विधि का शासन भारतीय जनता पार्टी स्थापित करने में 24 घंटे भी असफल है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने चिंतन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ठीक है आलोक बाबू, ठीक है, मैं निर्मल जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि जब ये जनादेश मांगा जा रहा था, मैं अपना नपना बराबर रखता हूं। तृणमूल हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लोक दल हो, मुझे थोड़ी चुनाव लड़ना। तो अमित शाह जी ने कहा था, जिनकी बात पर भरोसा करके वोट किया लोगों ने, उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को दोपहर बाद से उल्टा लटका के सीधा कर देंगे एक एक अपराधी को। आज तो 7 तारीख है, सीने में गोली मार रहे हैं, एक एक शरीर में 10-10 गोली उतार रहे हैं। क्या नहीं कहा गया था कि हम उल्टा लटका के सीधा कर देंगे? फिर ये नौजवान कैसे मर गया? 7 लोग मर चुके अब तक इसी चुनाव परिणाम के बाद। निर्मल कौर जी, जब ऐसी स्थिति होती है कि एक सरकार जनादेश के विपरीत आने के कारण गई, दूसरी ओथ नहीं ले पाई, उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, थोड़ा हमको बताइए। देखिए, जनरली जब इस्तीफा दिया जाता है तो राज्यपाल ही आदेश करते हैं आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को कि अगली सरकार के शपथ ग्रहण तक आप प्रभार में रहें। यहाँ इस्तीफा तो दिया नहीं गया, तो स्वतः जो तिथि समाप्त हुई उसके साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने कोई जिम्मेवारी उनको अगली शपथ ग्रहण तक के लिए नहीं दी, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक बहुत ही असहयोगात्मक रवैया अपनाया, संवैधानिक परंपराओं का परिपालन नहीं किया। तो स्वतः आज राज्यपाल ही प्रभार में है। और ये जो घटना हुई है ये मतलब बहुत दुखद तो जरूर है। आज 10 बजे जब वो काम खत्म करके लौट रहे हैं, वहाँ मध्यग्राम में घर के पास करीबन घर से 200-400 गज आसपास है, और वहीं पर उन पर गोली चलाई गई, बहुत ही एक प्री प्लान प्री मेडिटेटेड तरीके में। पर सबब से चोरी की गाड़ी रही होगी, झूठी नंबर प्लेट थी, और बहुत कुछ सीसीटीवी भी बहुत खराब थे, बट 1-2 जो बाकी है उनसे तो कुछ पता लगेगा ही। पुलिस तो अपना अनुसंधान करेगी, पर यह भी जान लेना कि मात्र क्योंकि बहुमत मिल गया तो सब समस्याएं सुधर गई। ये कितने दशकों का गुंडा राज है, एक दिन में कैसे खत्म हो जाएगा? हम तो पहले भी जब जाते थे, हम तो बहुत साल रहे बंगाल पिछली 2021 के चुनाव के बाद भी जो हिस्सा हुई उसमें काफी समय कोविड का समय था, फिर भी काफी स्टडी ग्रुप में मैं भी उसका भाग थी, काफी लगाया गया। भयानक वहां हिंसाएं हुई थी, भयानक। वो इस तरह से हेडलाइन नहीं हिट कर पाई थी क्योंकि उस समय माहौल दूसरा था, यहाँ तक नहीं आ पाई, वो राष्ट्रीय टीवी तक उतना नहीं आ पाई, नेशनल मीडिया तक। पर बूढ़े लोगों के रेप किए गए, बहुत लोगों को मारा गया, बुरी तरह मारा गया, उनके रास्ते पुल, वहाँ जो बस्तियों में पुल जाते थे उनको उड़ा लिया, उनके आधार कार्ड छीन लिए, उनकी दुकानों में लूटपाट की। तब मतलब इतने भयानक स्तर पर वो हिंसाएं हुई, उनके व्यापार, रोजगार, नागरिकता सब छीन ली गई, जिनको भी जरा सा पाया गया कि बीजेपी सपोर्टर है। उस समय भी जिस बूथ में बीजेपी जीती थी, बूथ पे माइंड यू, नॉट उसमें, उस बूथ पे सामूहिक फाइन लगाया गया था।
तो ये गुंडाराज आज की चीज नहीं है। न्यू मार्केट देखिए, हम लोग पहले जाते थे न्यू मार्केट, अब पूरा एक ऐसा लगता है बांग्लादेश की कोई मार्केट है। वहां पे फल वाला जो रेडी लगाता है, आप अगर लगातार देखेंगे 7 दिन, एक आदमी वहां फल वाला रेडी लगाता है, मर्डर करता है, चला जाता है बांग्लादेश, फिर चला आता है 3-4, आप देखिएगा कुछ दिन कोई दूसरा आदमी रेडी पे रहेगा जो फल का जो ठेला लगाएगा। इस तरह जो ठेले वालों को भी आप देखिए, ठेले वाले कम और क्रिमिनल ज्यादा है वहां पे। क्रिमिनल और ये जो जिसे कहते हैं राजनीतिक माफिया, ये हमारे देश में खूब है। मतलब एक माफिया स्टाइल ऑपरेशन, डराने धमकाने का, टेरर फैलाने का, दहशत फैलाने का, अपनी बात मनवाने का। और स्वयं अभिषेक बनर्जी ने तो कहा ही था कि 4 तारीख के बाद तुम्हारा बाप तुमको बचाएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने बहुत ही हल्की भाषा में दिया था, जो कि ठीक नहीं था। पर यह है कि अगर ये बहुत ही दुखद घटना है, पर ये इस तरफ भी इशारा करती है कि अगर हम समझते हैं कि मात्र बहुमत पाने से या एक बहुत अच्छा बहुमत पाने से सब समस्याओं का समाधान तो अब शुरू हो रहा है। ये तो आज की समस्या थोड़ी है। आप देखिए, ये तो 150, मैं तो कहूंगी कि जब से शासन गया 1911 में, जब दिल्ली दरबार, कलकत्ता से सरकार जब दिल्ली गई, आप समझिए तभी से करीब करीब ये समस्याएं शुरू है। और पिछले तो कई पहले सीपीएम के गुंडों ने 50 वर्ष तो मान ही लीजिए, आजादी के बाद 50 वर्ष तो मान ही लीजिए एनआरकी के, अत्याचार के, हिंसा के बंगाल में। जी बिल्कुल, 34 साढ़े 34 साल लेफ्ट का, 15 साल ममता का, जोड़ दीजिए 50 साल हो गए, आधी सदी। बिल्कुल ठीक कहा निर्मल जी ने। तो ये अशोक यादव जी, खाता ना वही जो अखिलेश जी कहें वही सही। क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सबका काम खुद करके बता दिया। वहाँ कलकत्ता जाते कि दीदी आप हारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप नहीं हारी। मुझे लग रहा है दीदी ने भी नोट कर लिया होगा कि हमको भी लखनऊ जाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि आप हारे नहीं हो। अगर वैसी परिस्थिति बनी भाई तो फिर रिश्ता तो निभाने पड़ता है। आप हमारे यहाँ 11 रुपया लिखा गए न्यूनतम, तो हमें भी तो जाके 11 लिखाने पड़ेंगे। ये एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा फतवा कैसे जारी हो सकता है आप हारे नहीं। इसका फैसला उत्तर प्रदेश की कोई क्षेत्रीय पार्टी करेगी कि बंगाल में कौन जीता कौन हारा? तब फिर तो अखिलेश जी का फैसला ममता जी आके कर देंगी। तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊं। तू मुझे पंत कहे, मैं तुझे निराला कहूं। नहीं अशोक जी, यहां तक समझ में आता अखिलेश जी जाते कहते ममता जी आप योद्धा हैं, आपने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, हम आपके साथ हैं, आप फिर आएंगी। वहां तक तो बात समझ में आती। बोले जी ना जनादेश ठेंगे पे, बोले आप हारी नहीं। लो अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, हमारे राशिद जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो नैसर्गिक हार है या भाजपा की जो जीत है वो नैसर्गिक नहीं है। ममता दीदी की जो हार है वो नैसर्गिक हार नहीं है, ये पूरा देश जानता है। भाजपा को छोड़ के पूरा देश जानता है इस बात को। एक मासूम सब पूरा बस एक छोटा सवाल है, पूरी बात है ना, बस आगे दिमाग में निकल जाएगा, मैं कागज पे नोट करता नहीं। आप मुझे ऐसी बात बता दो कि भाई जिस दिन से सपा बनी उसके बाद से भाजपा की किसी जीत को आपने नैसर्गिक माना हो, राइट फ्रॉम मुलायम सिंह जी टू अखिलेश जी? मुझे बता दो भाई, इस चुनाव में देखो हमने अग्निहोत्री जी कहा था ये नैसर्गिक है। आप मुझे एक बता दो, जब से आपका जन्म हुआ आपकी पार्टी का, तब से एक चुनाव बता दो जिसमें आपने बड़ा दिल दिखाया और कहा नहीं ये तो भाई भाजपा के हक में फैसला गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, जिसकी जैसी फितरत होती है वो काम करने के लिए लगातार प्रयास करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत यही है कि लोकतंत्र को लूटना, संविधान को कुचलना। तो जितना वो कुचल सकती है, जितना लूट सकती है उतना लूटती है। तो इसमें कहाँ उसको सर्टिफिकेट देने, भाई जो जिसका काम है वो तो अपना काम करेगा ना। अब चोर का काम है चोरी करना, तो उसको माम ईमानदारी सर्टिफिकेट दे दें कि तुम बहुत ईमानदार, उस दौर में तुम बहुत ईमानदार थे, अब नए चोर बने। नहीं हो, जो जिसका प्रवृत्ति है वैसी रहेगी। और अखिलेश जी ने जो कहा, हमारे राशिद जी ने, वो ममता दीदी के लिए वो बिल्कुल सही कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही में रखो, मन ही में रखो। ऐसा तो नहीं कि ममता जी के उनके, मैं सीधी चिंता है कि ममता जी का आजकल इस वक्त गर्मी भी ज्यादा है, उनको सदमा भी बड़ा लगा। ऐसा ना अखिलेश जी के कहने के बाद वो चप्पल अप्पल पहन के मुख्यमंत्री ऑफिस निकल ले कि मैं लाओ फाइल ही साइन कर दूं, अखिलेश जी ने कह दिया हम तो मारे नहीं। ऐसा मजाक ना किया करो, बड़ी बूढ़ी है नहीं। जब सदमा लगा हो, घर में गमी हो, तो बड़े बूढ़ों से मजाक नहीं करना चाहिए अखिलेश जी को। अमिताभ जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बड़ी बूढ़ी। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। 71 वर्षीय ममता बनर्जी बूढ़ी भी हैं
और बड़ी भी हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन उन्होंने जो 2 दिन पहले एक बयान दिया कि भाजपा के लोगों ने उनके पेट पे लात मारी, उनके पीठ पे लात मारी। मुकदमा तो क्यों आप ये नहीं कराना ना, ये झूठ है। झूठ इसलिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेट प्लस सिक्योरिटी कवरेज के अधीन, तो मजाक कर रहे हो यार। आपको कोई आजमगढ़ में नहीं मार सकता, उनको कैसे मार देंगे वहां? गजब बात कर रहे हो अशोक भाई। अच्छा, मुकदमा नहीं लिखाया, इतनी गौतम बुद्ध की अनुयायी ममता बनर्जी कब से हो गई? आपसे ज्यादा हम जानते हैं उनको। वो तो कलेश काट देती, इतना हाहाकार होता कि दुनिया भर में बड़ी खबर होती। मनीष जी, मेरे ख्याल से आप नींद ले लो एक, नहीं लग रहा आपको बहुत जमुआई आ रही, नींद ले लो, वही ज्यादा अच्छा। अशोक यादव, मैं समझ ही नहीं पा रहा। 3 दिन बाद उनको, नहीं यार रुको भाई, उनको 3 दिन बाद ये बात बताने को लगी कि मेरी कमर में लात मारी थी। यार झूठ का कोई लिमिट रखोगे आप लोग के नहीं? सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हमला हो जाए और 3 दिन बाद चीफ मिनिस्टर ही बोलेगा बस, और कोई नहीं बोलेगा। प्रणाम आपको अशोक जी। अमिताभ जी, मोदी जी जो बोले वो सही, और विपक्ष के कोई नेता बोले तो वो झूठ। नहीं, झूठ तो गजब झूठ ही पैमाना है रहेगा। भाई। झूठ को सच नहीं, कैसे कह गजब देंगे? पैमाना है। नहीं, झूठ को सच मैंने कैसे जो कह अमित देंगे? शाह जी बोले वो हरिचंद, और जो विपक्ष के नेता बोले वो झूठ। झूठ है इसलिए ये बता, नहीं, बड़ा हम अजीब बता दे पैमाना रहे, हम बता दे रहे अशोक जी। सिटिंग विधायक आप कहीं देखिए। कूदा, एक से सुन लो, सिटिंग विधायक कहीं कूद, मैं वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूंगा, सिटिंग विधायक कहीं कूटा जाएगा तो 1 सेकंड लेट नहीं हो सकती खबर। क्या वो भी रिपोर्ट लिखाएगा और बवाल भी मचेगा। ठीक, ममता बनर्जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेट प्लस सिक्योरिटी के अधीन थी। अभी निर्मल जी से पूछूंगा कि जेट प्लस सिक्योरिटी में कितनी फोर्स उनके साथ रहती है चीफ मिनिस्टर के। ठीक, और उसके बाद उनके पेट में, कमर में लाते मारते रहे लोग, और ममता जी उसके बाद घर जाके सो गई लाते खाके। यार ममता जी के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार तो ना करो। उनको फाइटर भी बता रहे हो और बोले वो लाते खा के चुपचाप सो गई, जाके घर गई, हल्दी वाला दूध पिया, सो गई लात खा के। यही कह रहे हो ना? देखिए ऐसा है, सुनिए अमिताभ जी, जी, एक बुजुर्ग महिला को और नारी सम्मान का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानित किया, और आप कह रहे हैं कि लात खा के सो गई। मतलब गजब है भाई। एक बुजुर्ग महिला है, ब्राह्मण तो महिला एफआईआर, है, अरे उनको ब्राह्मण लातों से नहीं, हम पीटा कह रहे गया। वो यादव हो तो इससे क्या फर्क और है? उसके बाद जो अरे है, ब्राह्मण नहीं उसके यादव बाद हो तो क्या उससे भाजपा- कुछ कद बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? भाजपा के लोग ना अशोक जी, उसके बाद ना भाजपा के लोग नारा ना लगाए, अशोक जी, नारी सम्मान के ना- नारी सम्मान के लिए भाजपा मैदान। अशोक जी, वो ब्राह्मण हो, वो दलित हो, वो यादव हो, इससे कोई ये इंची टेप से कद घट बढ़ जाएगा क्या? ये हम डबल नमस्ते करने लगेंगे, बोले ना ये ब्राह्मण है इन्हें डबल करो, ये यादव है इन्हें ट्रिपल नमस्ते करो, और ये दलित है इनको बिल्कुल साष्टांग करो। ऐसा तो नहीं होगा ना यार, इंसान है ना। मैंने मूल सवाल उठाया था, किसी देश के,